हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को कैसे हैं आप सभी? जय हिंद सब बच्चों को जय हिंद। कैसे हो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे चल रही है तैयारी? बढ़िया। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। तो गाइस, अपना चैप्टर चल रहा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर कल की हमारी एक क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फैक्टोरियल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। और हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो हमारे पास था एक्सपोनेंट का। तो एक बार एक एग्जांपल मैं आपको एक्सपोनेंट का करवाने वाला हूं, ठीक है जी? ओके। उसके बाद हम जो है इसमें आगे का कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? क्लियर है बात? चलो, बहुत बढ़िया जी। तो एक एग्जांपल हम एक्सपोनेंट का डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद हम आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। यहां पे मैं आपको स्टेटमेंट बताता हूं कि एग्जाम में कैसे कैसे जो है वो स्टेटमेंट आएगी। क्लियर? जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 65 फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन लिखा है, तब भी करने का तरीका मैंने आपको कल बताया था। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता है, याद रखना, एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। इफ 65 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 65 फैक्टोरियल जो है वो आपका 3 की पावर n से डिवाइड होता है, देन आपको बताना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है। या आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स 65 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 3। मतलब कि आप जो है 65 फैक्टोरियल को 3 से कितनी बार डिवाइड कर सकते हो। तो ऐसे भी एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो आपसे अलग अलग मतलब लिखने का तरीका अलग अलग है, बट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैंने आपसे बोला था कि किस तरीके से करना है आपको। इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहां पे n की वैल्यू कितनी है 65 फैक्टोरियल, तो 65 फैक्टोरियल नहीं लेना है, n हमारे पास 65 है। इसको पहले 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करेंगे तो पहले जाएगा 2 पे, फिर जाएगा 1 पे, और 21 पॉइंट समथिंग आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 21। अगेन यहां जो नंबर है उसको फिर से 3 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा हमारे पास 7। अगेन यहां पे जो नंबर है 7 उसको फिर से 3 से डिवाइड करना है, तो ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2 हो गई। अगेन जब 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0 हो गई। क्लियर है बात? अब हम क्या कर देंगे, इन सभी को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो कितना आ जाएगा बच्चे, वो आएगा 21 प्लस में 7 प्लस में 2, तो ये आ जाएगा 30। इसका मतलब आपके पास 3 का जो एक्सपोनेंट है वो 30 मतलब 30 आने वाला है। आई बात समझ में कि नहीं आई? शाबाश, मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या ये चीज क्लियर हो गई। चलो, बहुत बढ़िया। अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, ध्यान से समझना, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, देखिएगा। जैसे आ गया क्वेश्चन, एग्जांपल आ गया जी, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 37 फैक्टोरियल प्लस में 45 फैक्टोरियल। अब दो चीज आ गई आपके पास। अब तक हमने एक के लिए किया था
लेकिन अब हम कर रहे हैं 2 के लिए। ठीक है, क्या करना है आपको, 5 का एक्सपोनेंट निकालना है। यहां पे क्या आ गया 37 फैक्टोरियल और प्लस में आ गया 45 फैक्टोरियल। मतलब अगर प्लस में 2 अलग अलग फैक्टोरियल हो तो दोनों का अलग अलग निकाल लो आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे 37 फैक्टोरियल में निकालते हैं। तो पहले 37 को, सबसे पहले 37 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा 7 पे। फिर 7 को 5 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 1 पे। फिर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0। तो अगर इसकी बात करें तो यहां पे जो मेरे को एक्सपोनेंट मिलकर आ रहा है, मतलब 37 में जो एक्सपोनेंट मिलकर आ रहा है वो है 7 प्लस में 1 प्लस में 0। तो आंसर आया जी 8, आंसर आया 8। अब हम निकालते हैं किसमें 45 फैक्टोरियल में। तो 45 फैक्टोरियल में जब करूंगा तो 45 फैक्टोरियल को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 9। जब 9 को 5 से करेंगे तो ये आएगा जी 1। और जब 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। तो इसके अंदर जो हमारा एक्सपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास, इसमें हमारे पास आ रहा है 9 प्लस में 1 प्लस 0। तो आंसर इसमें आ रहा है जी 10। इसमें आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है आपका, हाँ या ना। सर 35 आएगा, किसका आएगा बेटे 35? 5 का एक्सपोनेंट निकाल रहा हूं है। 35 कहां से आएगा युवराज, कौन सी दुनिया में हो बेटे। अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनना। दीपांशु जी बोल रहे हैं सर 18 आएगा, बेटे गलत है, 18 नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन को पूरा समझें, ठीक है, उसके बाद आंसर दें। अब मेरी बात सुनो कैसे करना है। अगर इतना क्वेश्चन होता, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो आपका आंसर हो जाता 8, हाँ या ना, आपका आंसर हो जाता 8। अब यहां पे क्वेश्चन कितना है आपका, अगर क्वेश्चन इतना होता तो आपका आंसर हो जाता 10, हाँ या ना, सिर्फ 45 का पूछता तो। लेकिन अब ये दोनों क्या है प्लस में है। जब 2 फैक्टोरियल प्लस में हो तो आपको दोनों का अलग अलग निकालना है आंसर, दोनों का अलग अलग आंसर निकाल लिया। और जो दोनों में छोटी वैल्यू है वो आंसर होगा। यहां पे आंसर कितना आया 8 और यहां पे आंसर कितना आया 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, जो दोनों में छोटी वैल्यू है वो इसका आंसर है। दोनों को ऐड मत कर देना, आप दोनों को ऐड मत कर देना, याद रखना। ऐड कब करना है सर, इन दोनों को ऐड कब करना है, जब यहां प्लस की जगह प्रोडक्ट आ जाए, प्लस की जगह क्या आ जाए प्रोडक्ट आ जाए। अगर प्लस है तब भी छोटी वैल्यू लिखनी है और अगर माइनस है तब भी छोटी वैल्यू लिखनी है। लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो आपको ऐड कर देना है दोनों को, आंसर आएगा 10। और अगर डिवाइड है तो आपको माइनस कर देना है। अब बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या करना है पता चला कि नहीं करना, पता चला, पता चला कि नहीं चला, हाँ हाँ या ना, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर 2 चीज प्लस में होती है तो 2 चीज 2 नंबर का सम डिवाइड तभी होता है जब ये भी इसका मल्टीपल हो और ये भी इसका मल्टीपल हो। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 8 और यहां पे लिख दिया 16, ये बन रहा है 2 का क्यूब और ये बन रहा है 2 की पावर 4। इन दोनों का सम जो है वो कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम 24 आएगा। सम आपका छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा, 2 के क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, 2 की पावर 4 से डिवाइड नहीं होगा। आप करके देख लो, 2 की पावर 4 से 16 से डिवाइड नहीं होता, 24 क्यूब से छोटी पावर से डिवाइड होता है। छोटी पावर दोनों में कॉमन होती है, 2 का क्यूब यहां पे भी कॉमन रिजल्ट से डिवाइड होता है, इसलिए छोटी वैल्यू कंसीडर करनी होती है।
इसलिए छोटी वैल्यू कंसीडर करनी होती है। क्लियर है? तो याद रखना, 2 फैक्टोरियल अगर प्लस में है तब भी छोटी वैल्यू कंसीडर, माइनस में है तब भी छोटी वैल्यू कंसीडर, और प्रोडक्ट में जब हो तो जब प्रोडक्ट में आ गया तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसमें 5 8 बार आएगा, इसमें 5 10 बार आएगा, प्रोडक्ट में है, बेस सेम है, पावर ऐड होके 18 हो जाएगा। समझे? हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है जी। सर सेम वैल्यू आ जाए तो, सेम वैल्यू आ जाए तो फिर सेम ही हो गया ना यार, कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, क्लियर है बात? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, अगर आपको क्वेश्चन आ गया फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 6 in 84 फैक्टोरियल। अब देखना कैसे करना है। अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो था प्राइम नंबर का, अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो था प्राइम नंबर का, लेकिन अब बात करते हैं नॉन प्राइम नंबर की। तो नॉन प्राइम नंबर के केस में जैसे यहां पे किसका एक्सपोनेंट निकालना है, हमें 6 का एक्सपोनेंट निकालना है। किसका एक्सपोनेंट निकालना है? 6 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो 6 आपका एक नॉन प्राइम नंबर है, मतलब 6 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो अब अगर प्राइम नंबर नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप ये देखिए, 6 आपका कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? तो 6 आपका 2 से भी डिवाइड होता है, 6 आपका 3 से भी डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और प्राइम नंबर से आपका 6 डिवाइड नहीं होता। तो आपका जो 6 है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, आपका जो 6 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। दोनों में बड़ा प्राइम नंबर कौन है? दोनों में 3 बड़ा प्राइम नंबर है। तो अगर आपको 6 का एक्सपोनेंट निकालना है तो एक्चुअल में आप क्या निकाल दो? एक्सपोनेंट ऑफ 3 निकाल दो इन 84 फैक्टोरियल में। जो बड़ा प्राइम नंबर है उसका एक्सपोनेंट निकाल दो, और बड़े प्राइम नंबर का मतलब जो 3 का एक्सपोनेंट निकालोगे वही आपका 6 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब 3 का एक्सपोनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 84 को 3 से डिवाइड करोगे, तो यह आएगा, पहले किस पे जाएगा? 2 पे, फिर जाएगा 8 पे, है ना? यही आएगा। फिर अगेन 28 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा जी 9। जब 9 को 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा जी 3, और जब आप 3 को 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा जी 1, और जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे ये आएगा जी 0। तो ये आपके पास आएगा 28 प्लस में 9 प्लस में 3 प्लस में 1 प्लस में 0, तो ये आ जाएगा आपका 38, ये 41, तो आपका आंसर आएगा 41। आपका आंसर क्या आएगा? 41 आएगा। ठीक है जी, आपका आंसर 41 आ गया। बस एकदम। माइनस आ जाए तो सर थप्पड़ मारूंगा दिवाकर, 100 बार तो बता दिया मैंने। बोला प्लस आ जाए तब भी, माइनस आ जाए तब भी, क्या करना है? प्रोडक्ट के लिए भी बता दिया मैंने, डिवाइड के लिए भी बता दिया। क्या कानों में क्या तेल डाल के घूम रहे हो क्या? समझे कि नहीं समझे? 28 डिवाइड बाय 3, 9 3 27 ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो 9 नहीं आएगी ना? हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? दोबारा से सुनो एक एग्जांपल और। जैसे मैंने कहा एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 73 फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ 10, किसका एक्सपोनेंट निकालना है बच्चे? 10 का एक्सपोनेंट निकालना है। तो एक्सपोनेंट किसका निकालना है? 10 का एक्सपोनेंट। तो ये एक नॉन प्राइम नंबर है आपका। क्या है? एक नॉन प्राइम नंबर का। अगर आपको नॉन प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालना है तो आपको किसका एक्सपोनेंट निकालना है? 10 का। तो 10 एक प्राइम नंबर नहीं है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्राइम फैक्टर बनाने पड़ेंगे। मतलब आप ये देखो कि 10 जो है वो कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है। तो 10 आपका 2 से डिवाइड होता है, 10 आपका 5 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो आप ये देखो कि अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 5। तो मतलब 10 के केस में आप किसका एक्सपोनेंट निकाल दोगे, आप एक्सपोनेंट ऑफ 5, आप 5 का एक्सपोनेंट निकाल दोगे इन 73 फैक्टोरियल में, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? सर एक नेगेटिव का एग्जांपल दे दो। नेगेटिव का एग्जांपल ये ले, बन गया। आई बात समझ में कि नहीं आई? समझे कि नहीं समझे? तो अब 73 को आप डिवाइड करके कर लो, 5 से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो पहले जाएगा 1 पे और उसके बाद जाएगा अपना 4 पे, 14 आया। देन उसके बाद आपको 14 को डिवाइड करना है 5 से, तो 2 पे जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। तो आंसर आएगा आपका कितना, 16, 16 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल। तो ऐसे करके आप किसी भी क्वेश्चन का एक्सपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा कि फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 22 इन 87, या आपको बोल दूं मैं 89 फैक्टोरियल, 89 फैक्टोरियल में, तो 22 जो है, 22 जो है वो आपका क्या नहीं है, 22 आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 22 कौन कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, एक तो 2 से डिवाइड होता है, एक आपका ये 11 से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो आपको किसका निकालना है बच्चे, किसका निकालोगे आप प्राइम फैक्टर, आप बड़े नंबर का। बड़ा नंबर कौन है, 11, मतलब 22 के केस में आप एक्सपोनेंट निकाल दोगे, किसका एक्सपोनेंट, 11 का एक्सपोनेंट निकाल दोगे इन 89 फैक्टोरियल, 89 फैक्टोरियल में। सही है कि नहीं है, मुझे बताओ। आंसर इसका 8 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर इसका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हाँ या ना? सर जिसके प्राइम फैक्टर ना बने तो कैसे करेंगे? बेटे कौन सी दुनिया से आए हो, प्राइम फैक्टर किसके नहीं होते पता है तेरे को, प्राइम नंबर के नहीं होते। अगर प्राइम नंबर है ना तो उसके फैक्टर बनेंगे ही नहीं। अब प्राइम नंबर है तो सीधा सीधा निकाल देंगे, और अगर प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब उसके फैक्टर बनेंगे। कॉमन सेंस। 8th क्लास 9th क्लास नहीं करके आए क्या, रिश्वत दे के पास होके आए हो क्या? ये बोल रहे सर 8 का बताओ, मुझे बता 8 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, एक्सपोनेंट ऑफ 8 इन 57 फैक्टोरियल। 8 जो है वो कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है बताओ, कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, 2 से। 2 के अलावा किसी से डिवाइड होता है 8, किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है 2 के अलावा, 2 के अलावा किसी और प्राइम नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो इसका एक ही प्राइम फैक्टर है, वो है 2। तो 2 का एक्सपोनेंट निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जितना 2 का एक्सपोनेंट होगा उतना ही आ जाएगा आंसर। बस सही है, कर देंगे सोल्व, इसका आंसर आ जाएगा।
तो नॉन प्राइम नंबर के केस में क्लियर हो गया बच्चे। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, ये आता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ, मान लो 82 फैक्टोरियल है, 82 फैक्टोरियल है, ठीक है जी, 82 फैक्टोरियल। तो अब 82 फैक्टोरियल की वैल्यू जब आप लिखेंगे, 82 फैक्टोरियल की वैल्यू का मतलब है कि जब आप पहले 82 नेचुरल नंबर की जब आप प्रोडक्ट करेंगे, तो जब आप नंबर लिखेंगे तो उस नंबर के लास्ट में कितनी जीरो आने वाली है। तो अगर आपसे ये पूछे क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ 82 फैक्टोरियल, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब है कि आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको, एक्सपोनेंट निकालना है, किसका, 10 का, किसके अंदर, इन 82 फैक्टोरियल के अंदर, क्योंकि 10 के मल्टीपल में एक जीरो आती है, अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो बनेगी, अगर 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो बनेगी, अगर 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो बनेगी, अगर 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जीरो बनेगी। तो जितने 10 के मल्टीपल होंगे उतनी ही उसमें जीरो होगी। लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि 10 जो है वो एक नॉन प्राइम नंबर है, तो 10 नॉन प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब जब नॉन प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट निकालते हैं तो 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, 10 का प्राइम नंबर या तो जब 10 का एक्सपोनेंट निकालना होता है तो इसका मतलब कि हमें एक्सपोनेंट निकालना है किसका, 5 का इन 82 फैक्टोरियल। ये बात समझे नहीं समझे, हाँ या ना। जब प्राइम नंबर का निकालना हो तो डायरेक्ट डिवाइड करना है, जब नॉन प्राइम नंबर का निकालना हो तो इसके प्राइम फैक्टर करने हैं, बड़े प्राइम फैक्टर का निकालना है। तो 10 के प्राइम फैक्टर हो गए, या तो 2 होगा या 5 होगा, बड़ा कौन, 5, तो 5 का एक्सपोनेंट निकालना है। मतलब घूम के कहां आ गए हम, मतलब ये कि अगर आपसे नंबर ऑफ जीरोज पूछ ले तो एक्चुअल में आपको किसका एक्सपोनेंट निकालना है, एक्चुअल में आपको 5 का एक्सपोनेंट निकालना है, और जितने 5 के एक्सपोनेंट होंगे उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। कितना है आंसर, 19। तो आपके पास इसके अंदर 19 जीरो आएंगी लास्ट में। जैसे 100 में 2 जीरो होती है, 1000 में 3 जीरो होती है, वैसे ही 85 फैक्टोरियल में लास्ट में 19 जीरो आने वाली है। समझे कि नहीं समझे बात को, हाँ या ना। क्या आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, हाँ या ना। सही है। सर 10 कैसे आया, यार कैसी बात करते हैं तुम, सुनते नहीं क्या मेरी बात को, तुम्हारा ध्यान कहां है, सुनते नहीं क्या तुम लोग, पूरी एक एक, मैं तो ध्यान आराम से बड़े स्लो स्लो बोल रहा हूं। मैंने आपको कहा कि जब भी नंबर ऑफ जीरोस निकालना हो तो नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है 10 का एक्सपोनेंट निकालना है, ये बात मैंने बोली नहीं, दोनों का मतलब मैंने बोला सेम है। उसके बाद मैंने बोला यहां 10 आ गया, जो मेथड मैंने आपको बताया है वो नॉन प्राइम नंबर के लिए होता है, डिवाइड करने के लिए, लेकिन क्या ये नॉन प्राइम नंबर है क्या 10, तो मैंने आपको एग्जांपल नहीं करवाया पहले, नॉन प्राइम नंबर के लिए 10 के लिए नहीं करवाया मैंने आपको, क्या मैंने आपको 6 के लिए नहीं करवाया, पहले मैंने आपको प्राइम नंबर के लिए बताया कि प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, फिर मैंने आपको नॉन प्राइम नंबर के लिए बताया कि नॉन प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैंने ये एग्जांपल करवाया ताकि आपको समझ में आ जाए।
और फिर मैंने आपको यह बताया कि नंबर ऑफ जीरो का मतलब 10 का एक्सपोनेंट, और 10 का एक्सपोनेंट सीधा सीधा नहीं निकाला जाता, इसका प्राइम नंबर 5 होता है, बड़ा प्राइम फैक्टर, उसका एक्सपोनेंट निकालना है। सीधी सी बात है। हाँ तो सिंपल चीज है, 85 फैक्टोरियल है, 85 को डिवाइड करो 5 से। अब डिवाइड करना भी बताऊं मैं, 16 पे जाएगा, 16 पंजे 80, फिर 16 को डिवाइड करो 5 से, 3 पे जाएगा, फिर 3 को जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0, ऐड करके देखो 19 है। 19 कैसे आया पता नहीं कौन सी दुनिया में। क्लियर है बच्चे? तो ये आपके फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का कंसेप्ट, ठीक है? ऐसे तो नहीं काम चलेगा बेटे, या तो कमेंट में ध्यान दो या सुनो बात। अगर तुम्हें ये लगता है कि एक बार में सारी चीजें एकदम, मैं तो एक एग्जांपल से थोड़ी ना बताता हूं, मैं तो 3-4 एग्जांपल कराता हूं ताकि अच्छे से चीज समझ में आ जाए। तुम्हारा ध्यान ही पता नहीं कहां रहता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ध्यान से समझना, नजर हटी दुर्घटना घटी। नेक्स्ट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास दो टाइप के प्रिंसिपल है। एक तो है एडिशन प्रिंसिपल और एक इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में आपके पास दो टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। एक आपके पास होता है एडिशन प्रिंसिपल और एक आपके पास इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। एडिशन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो भी आपके पास चॉइस होती है उन सभी चॉइस को ऐड करना होता है, इसमें एक ही काम हो रहा होता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में आपके पास एक से ज्यादा काम होते हैं, इसमें एक काम नहीं होता, इसमें एक से ज्यादा काम हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने कहा कि आपके पास एक रूम है, ये आपके पास क्या है, एक रूम है, और मैंने कहा इस रूम में इस साइड से एंटर करने के लिए दो दरवाजे हैं, इस साइड से एंटर करने के लिए दो दरवाजे हैं, इस साइड से एंटर करने के लिए 3 दरवाजे हैं और इस साइड से एंटर करने के लिए 1 दरवाजा है। तो मैंने अगर आपसे यह पूछा कि मुझे ये बताओ कि आप इस रूम में कितने तरीके से एंटर कर सकते हो, ठीक है? क्या बोला मैंने कहा कि आपके पास एक रूम है, ठीक है? एक रूम में इस साइड से एंटर करने के लिए 2 गेट दिए हैं, 2 दरवाजे दिए हैं, इधर इस साइड से एंटर करने के लिए 2 दरवाजे दिए हैं, इस साइड से एंटर करने के लिए 1 दरवाजा है और इस साइड से एंटर करने के लिए 3 दरवाजे हैं। और आपसे मैंने ये पूछा कि आप सिर्फ मुझे ये बता दो कि इस रूम में आप एंटर कितने तरीके से कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, जो जो आपके पास चॉइस होगी उन सभी को ऐड कर दोगे। आप कहोगे कि मेरे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाजे हैं, तो मैं इस रूम में 8 तरीके से एंटर कर सकता हूं। तो जो चॉइस थी उन सभी को आपने ऐड कर लिया। टोटल नंबर ऑफ वे कितने आ गए आपके पास, 8 वे आ गए, है ना? अभी अगर मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आपसे पूछूं कि अगर यहां से 3 दरवाजे हैं, यहां से 2 दरवाजे हैं, यहां से 2 दरवाजे हैं और यहां से 1 दरवाजा, आपको क्या करना है, इस रूम में एंटर भी करना है और इस रूम से बाहर भी आना है। लेकिन जिस गेट से आपने
एंट्री मारी उस गेट से बाहर नहीं आ सकते। चॉइस बदल गई आपके पास। अब आपके पास एक काम नहीं हो रहा, अब आपके पास एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। मतलब आपको अभी तक एंट्री के लिए चॉइस थी, अब आपको एंट्री भी करनी है और बाहर भी आना है। मतलब अब आपके यहां एक काम नहीं, अब आपके यहां एक से ज्यादा काम हो रहे हैं। तो जब एक से ज्यादा काम हो रहे हो तो लगता है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। अच्छा, क्या करना है आपको? रूम में एंटर भी करना है, आपको रूम से बाहर भी आना है। जब आप रूम में एंटर कर रहे हो तो आपके पास 8 चॉइस है, क्योंकि आप कोई भी दरवाजे से एंटर कर सकते हो, है ना। मान लो आपने इस दरवाजे से एंट्री मिली, अब जब वापस बाहर आओगे तो जिस दरवाजे से आपने एंट्री ली है आप उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते। मतलब बाहर आते टाइम 8 चॉइस नहीं 7 चॉइस रह गई, क्योंकि जिस गेट से गया था वापस उस गेट से नहीं आऊंगा। तो जब एक से ज्यादा काम हो रहे हो तो मल्टीप्लाई में 7 आएगा, तो इसका आंसर 56 आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में एक से ज्यादा काम होते हैं और एडिशन प्रिंसिपल में सिर्फ एक काम होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का। अब एक चीज जो है वो खास ध्यान रखना, थ्योरी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की, कोई भी नहीं। सिर्फ क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना पड़ेगा। और एक चीज और, क्या चीज एक और, कि पीएनसी के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चीज पूछी जा रही है। आप अपनी तरफ से कोई भी डाटा उसमें ऐड नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकते, और आप अपनी तरफ से कुछ भी पोज भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पीएनसी के अंदर जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन 1.5 पेज का बन जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। आपका क्वेश्चन एक लाइन में आएगा, लेकिन अगर आपने उस क्वेश्चन को समझ लिया तो। अगर आप नहीं समझे तो देन आप जो है उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये एक हिसाब से रीजनिंग की तरह काम करता है। ठीक है। अब जैसे मेगा ने सोच लिया कि सर ये 56 जो है वो एंटर करने के हैं या एग्जिट करने के हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ना तो एंटर करने के लिए बोला है और ना ही एग्जिट करने के लिए बोला है। जैसे कि मैंने कहा अपनी तरफ से कुछ भी नहीं सोचना, बस इसने कहा एंटर किस तरीके से करेंगे और बाहर किस तरीके से निकलेंगे, बस इसके अलावा हमसे कुछ ना पूछा, हमने उसी बात का जवाब देना है। एंटर करते टाइम 8 चॉइस, बाहर आते टाइम 7 चॉइस, हो गए टोटल 56। अब जो अंदर बैठा है चाहे बाहर बैठा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो 56 तरीके से आ जा सकता है। ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझना है चीजों को। जैसे कि अब देखिए, ये कहता है देयर आर 5 डोर्स इन ए क्लासरूम। एक क्लासरूम के कितने डोर हैं? एक क्लासरूम के 5 डोर्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात? इन हाउ मेनी वे ए स्टूडेंट कैन एंटर इन क्लासरूम। 5 दरवाजे हैं तो 5 तरीके से एंटर कर सकता है। लिव बाय डिफरेंट डोर, मतलब बाहर जब आएगा तो 5 नहीं 4 दरवाजे हैं। क्यों? क्योंकि जब जिस रूम से जिस दरवाजे से एंट्री ली थी उस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकता। तो एंटर करते टाइम 5 चॉइस थी, लेकिन बाहर आते टाइम 4 चॉइस हो गई। तो आपका आंसर आएगा कितना? 20। 5 into 4 20। क्लियर है? हाँ जी, कोई डाउट? नेक्स्ट। ऐसा ही क्वेश्चन है, मैं एक एक जैसे आपको कई क्वेश्चन कराऊंगा ताकि अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। अगला क्वेश्चन आप खुद करें, देखिए।
ये कहता है देयर आर 20 बसेस बिटवीन प्लेस ए एंड बी। एक जगह ए है और एक जगह बी है। ये कहता है ए और बी के बीच में टोटल आपकी कितनी बस चलती है? 20 बस चलती है। ए से बी के बीच में कितनी बस चलती है? 20 बस चलती है। ये कहता है इन हाउ मेनी वे इट कुड बी राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है कि वो जाएगा भी और वापस आएगा भी, तभी तो राउंड ट्रिप होगी कि यहां से यहां गया और वापस यहां से यहां आया। ए बी मेड फ्रॉम रिटर्न बाय डिफरेंट बस, मतलब ए से बी जाते टाइम उसके पास 20 बसें हैं, तो वो 20 तरीके से जा सकता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए 20 चॉइस है। लेकिन जब वो वापस आएगा तो अब 20 नहीं, अब 19 ही चॉइस है, क्योंकि जिस बस से वो गया था वापस उस बस से नहीं आ सकता वो। तो आपका आंसर आएगा 20 इंटू में 19, आपका आंसर आया 380। टोटल 380 वे से वो आ जा सकता है। टोटल 80 वे से वो आ जा सकता है। समझे कि नहीं समझे? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये तो सेम ही हो गया। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं ऐड करना, क्वेश्चन के हिसाब से चलोगे, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना, याद रखना, थोड़ा क्या करना है आपको? प्रैक्टिकली सोचना है, जो चीज रियल लाइफ में पॉसिबल हो। इसका एग्जाम्पल जो भी आता है वो रियल लाइफ से रिलेटेड आता है, रियल लाइफ में वैसा ही पॉसिबल होना चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं, आधा आधा क्वेश्चन लिखूंगा और साथ के साथ उसका डायग्राम बनाऊंगा और मेरा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो, हाउ मेनी वे 5 पर्सन सिट इन ए कार। 5 पर्सन को एक कार में बिठाना है, सो दैट 2 पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर सिट इन ए फ्रंट सीट। मतलब ये कि जो आपकी कार रहेगी उसकी जो फ्रंट सीट है, फ्रंट सीट मतलब आगे, तो आगे आपके 2 सीट है। 3 पर्सन सीट बैक सीट, मतलब 3 पर्सन पीछे बैठेंगे, तो 3 पीछे की तरफ सीट है आपके पास। 3 सीट जो है वो क्या है? पीछे की तरफ 3 सीट है आपके पास। ठीक है, 3 सीट पीछे की तरफ है। ओके, देन ये बोला है कि 2 पर्टिकुलर पर्सन आउट ऑफ 5 कैन नॉट बी ड्राइव। ओहो, अब आपके पास क्या हो गया? आपके पास ये कहता है कि टोटल 5 पर्सन थे, 5 में से 3 पर्सन ऐसे हैं, सॉरी 2 पर्सन ऐसे हैं, 5 में से 2 पर्सन ऐसे हैं जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती। तो इसका मतलब क्या होगा कि ड्राइविंग सीट पे वो दोनों तो नहीं बैठ सकते, तो जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती वो तो ड्राइविंग सीट पे बैठ के ही क्या करेंगे? बचे कितने? 3 ना, मतलब 2 को गाड़ी चलानी नहीं आती तो बाकी 3 को तो आती है। तो मतलब ड्राइविंग सीट जो रहेगी उसके पास चॉइस कितनी है? 3 चॉइस है उसके पास। तीनों में से कोई भी एक बंदा यहां बैठेगा। तीनों के तीनों एक साथ तो बैठेंगे नहीं कि नहीं तू स्टेयरिंग का पकड़, तू इधर से ऐसे घुमा और मैं तीसरा ऐसे गेयर लगाएगा, ऐसे तो होगा नहीं, है ना? तो आपके पास क्या होगा कि जो ड्राइविंग सीट होगी उसके लिए 3 ही चॉइस है जिनको गाड़ी चलानी आती है, लेकिन बैठेगा तो एक यहां बैठ गया। बचे कितने? टोटल थे 5, 5 में से एक बैठ गया, बचे कितने? 4। ड्राइविंग वाले बगल में तो कोई भी बैठ सकता है ना, जिसको गाड़ी चलानी आती हो या ना चलानी आती हो, लेकिन इस सीट के लिए चॉइस कितनी है? इस सीट के लिए 4 चॉइस है, क्योंकि वो चारों दोस्त में से कोई भी एक दोस्त यहां बैठ सकता है। बचे कितने? बचे 3। अगली सीट के लिए कितनी चॉइस है? 3। 3 में से कोई भी एक यहां बैठ जाएगा। बचे कितने? 2। 2 में से कोई भी एक यहां इस सीट पे बैठ जाएगा। बचा कितना? 1। तो बचा हुआ एक बेचारा इसी सीट पे बैठेगा और कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू में
4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, आपका आंसर आया 72। आपका आंसर आया 72। सर सेकंड क्वेश्चन नालायक करवा तो दिया, यही तो अब वापस आ गया ये, ठीक है। आपका आंसर आया 72। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देयर आर 4 बस राउंड बिटवीन ए एंड बी। ए से बी के बीच में कितने बस राउंड है बच्चे? 4 बस राउंड है। एंड देयर आर 3 बस राउंड बिटवीन बस रूट्स बिटवीन बी एंड सी। बी से सी के बीच में 3 बस रूट है। ये कहता है ए मैन कैन ट्रेवल ए राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब जाएगा भी और वापस आएगा भी, ठीक है। द नंबर ऑफ वे फ्रॉम ए टू सी। ए से सी जाना है और बी से होकर जाना है। इफ ही डज नॉट वांट टू यूज ए बस रूट मोर देन वन, मतलब जिस बस को उसने यूज कर लिया, जिस बस को उसने एक बार यूज कर लिया, दोबारा से उस बस को वो यूज नहीं कर सकता, ठीक है। देन ये कहता है टोटल नंबर ऑफ वे बताओ, ठीक है जी। वही सेम, जब ए से बी जाएगा तो कितनी चॉइस? 4 चॉइस। जब बी से सी जाएगा तो कितनी चॉइस? 3 चॉइस। लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसके पास 2 ही चॉइस है, क्योंकि एक बस को वो एक से ज्यादा बार यूज नहीं कर सकता। जब यहां से यहां गया था तो 3 बस थी, एक को वो यूज कर लेगा, बची कितनी? 2 बस ना, तो वापस आते टाइम उन 2 में से एक बस यूज कर लेगा। और यहां से यहां वापस आते टाइम कितनी चॉइस? 3 चॉइस, क्योंकि टोटल 4 बस थी। मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2, आपके पास अगेन 72 आंसर आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये कहता है देयर आर 8 चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बता रहा हूं। There are 8 children are to be seated on a bench. How many way this can be seated? Simple, 8 बच्चे हैं, बेंच पे बिठाने हैं, तो पहले जो पहली सीट होगी उसके लिए 8 चॉइस होगी, क्योंकि 8 बच्चे हैं, 8 में से किसी भी बच्चे को उठा के पहली सीट पे बिठा दोगे आप। तो फर्स्ट बेंच के लिए 8 चॉइस। अब एक बैठ चुका है, बच्चे कितने बचे? 7, तो सेकंड के लिए 7 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 6 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 5 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 4, नेक्स्ट के लिए 3, और नेक्स्ट के लिए 2, और नेक्स्ट के लिए 1 चॉइस। अब मल्टीप्लाई कर दो सभी की, जब सबकी मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा? 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। 8 फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इसने क्या कहा? सेकंड में बोला हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ द यंगेस्ट चाइल्ड सिट लेफ्ट हैंड एंड द ऑफ द बेंच। मतलब जो यंगेस्ट रहेगा, जो यंगेस्ट रहेगा वो लेफ्ट एंड पे बैठेगा। अब मतलब एक बंदा फिक्स हो गया ना, एक बंदा फिक्स हो गया कि यंगेस्ट वाला यहीं पे बैठेगा, तो मतलब बाकी तो कैसे मर्जी बिठा सकते हो, हाँ या ना? बाकी तो कैसे मर्जी बिठा सकते हो। तो इस बेंच के लिए, सेकंड वाले के लिए 7 चॉइस, नेक्स्ट 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे चलेगा। इसका आंसर आएगा जी 7 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा जी 7 फैक्टोरियल। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर है वो 7 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि पहले 7 नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट करोगे 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, टुकड़ों में डिवाइड करके करना है। अगर आपने टुकड़ों में डिवाइड करके क्वेश्चन को किया तो याद रखना कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, सबसे पहले जब भी नंबर वगैरह क्वेश्चन आए, ठीक है, ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बनेंगे, कितने नंबर्स बनेंगे, ये वो कैसे, ठीक है, तो एक चीज मैं आपको बताता हूं, क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का खास ध्यान रखना है। आपको
दो चीज पता होनी, क्या पता है क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। याद रखना, सबसे पहले आपको क्या कंफर्म करना है? सबसे पहले आपको हमेशा एक चीज कंफर्म करनी है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरी चीज आपको क्या कंफर्म करनी है? दूसरी चीज आपको हमेशा यह कंफर्म करनी है कि आपको कौन कौन से डिजिट्स यूज करने को बोला है। और तीसरी चीज आपको क्या कंफर्म करनी है? तीसरी चीज आपको यह कंफर्म करनी है कि आपको डिजिट्स की रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। जब भी आप क्वेश्चन करते हैं डिजिट्स वाला कि कितने टोटल नंबर बनेंगे, तो हमेशा सबसे पहली चीज जो कंफर्म करनी होती है वो क्या? कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। जैसे यहां पे इसने बोला 5 डिजिट टेलीफोन नंबर बनाइए, तो पहली चीज मुझे यह कंफर्म हुई कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? 5 डिजिट का नंबर बनाना था, मैं 5 बॉक्स बना लूंगा, एक डिजिट के लिए एक बॉक्स। ठीक है, आगे यूजिंग द डिजिट 0 to 9, तो दूसरी चीज मुझे कंफर्म ये हुई कि मुझे जो डिजिट यूज करने को बोली है वो है 0 से लेकर 9 तक की डिजिट यूज करने को बोली है। तो मुझे दूसरी चीज ये कंफर्म हुई। ठीक है, अच्छा आगे, इफ ईच नंबर स्टार्ट विद 67, हर नंबर किससे स्टार्ट होना चाहिए? 67 से। तो मतलब यहां पे 6 आएगा और यहां पे 7 आएगा, इसने बोला है। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस, मतलब एक डिजिट एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और 6 और 7 तो यूज कर चुका है, तब इनको मुझे डिलीट करना पड़ेगा, मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर सकता। अब 2 बॉक्स तो अपने आप ही इसने फुल कर दिए, 2 बॉक्स तो इसने अपने आप ही फुल कर दिए। अब बचे कितने बॉक्स आपके पास? बॉक्स बचे खाली। खाली कितने बचे? 1 2 3, इनको हम भरेंगे। कैसे? अब नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। तो 8 में से कोई भी एक नंबर यहां रख दो। चॉइस कितनी है? चॉइस 8 चॉइस है। 8 में से कोई भी नंबर रख दो, आप, आपकी मर्जी है अब तो, क्योंकि आपको बॉक्स में नंबर रखना है, तो आप कोई भी नंबर रख दोगे ना, आपकी मर्जी। ठीक है, रखोगे तो एक ही नंबर, मान लो, सिर्फ मानना ही है कि मान लो आपने 2 यूज कर लिया। अब कितने बचे? 7 नंबर बच गए, क्योंकि एक यूज कर चुके हैं हम। तो इसके लिए कितनी चॉइस है? 7 चॉइस है आपके पास। एक फिर से यूज कर लिया, मान लो आपने 3 यूज कर लिया। अब बचे कितने आपके पास? 6 नंबर बचे। तो आप 6 में से कोई भी एक नंबर यहां रख लोगे, तो इसके पास कितनी चॉइस है? 6 चॉइस है। आप क्या करोगे? इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, 336 आपका आंसर आएगा, 336। सिंपल। दुर्घटना से देर भली। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बहुत ही शानदार सी सिखाता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, एक चीज मैं आपको सिखाता हूं, उसके बाद उस क्वेश्चन को करेंगे। देखो क्या चीज है। जैसे मैंने कहा, फाइंड द 4 डिजिट नंबर्स, या क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 डिजिट्स number formed using the number 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, क्लियर है? आपको कितने डिजिट का नंबर बनाना है? मैंने आपको बोला
आपको हमेशा क्या करना है सर, अगर लास्ट वाले डिजिट 4 0 हो गई तो नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा। वाह बेटे श्रेयांश, तभी तो मैं सोचूं कि 100 जो होता है या मैं कह दूं 110 जो होता है वो फिर 2 ही डिजिट का नंबर होता है आपके हिसाब से, तो 3 डिजिट का होता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट जिसकी 0 हो जाती है वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है। वाह बेटे वाह। बेटे जिसकी पहली डिजिट 0 हो ना तो ये 4 नहीं, ये 3, जिसकी पहला बॉक्स 0 वो होता है, लास्ट बॉक्स नहीं। अब इस क्वेश्चन पे आओ, देखो हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग द नंबर दिस। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज हमेशा आपको क्या कंफर्म करना है कि कितने डिजिट का नंबर बनाना है। यहां पे कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरी चीज आपको क्या कंफर्म करनी है कि यूजिंग डिजिट कौन कौन सी है। यूजिंग डिजिट कौन कौन सी है बच्चे, यूजिंग डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपको यूजिंग डिजिट में यह देखना है कि यूजिंग डिजिट में क्या आपका 0 है या नहीं। यूजिंग डिजिट में आपका 0 नहीं है ना, तो अब मैं बताता हूं कि 0 अगर ना हो तो कैसे करना है, और अगर 0 गिवन हो तो कैसे करना है। ठीक है बच्चे, देखिए पहला केस मैं आपको करा रहा हूं जब आपको रिपीटेशन अलाउड हो। पहला केस करा रहा हूं जब आपको रिपीटेशन अलाउड हो। कितने डिजिट का नंबर बनाना है बच्चे, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 बॉक्स बना लीजिए। कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 बॉक्स बना लीजिए। अच्छा, सबसे पहले इस बॉक्स की बात करते हैं। इस बॉक्स में, पहले इस बॉक्स में आप 1 को रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को भी रख सकते हो, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी, 7 को भी, कोई भी नंबर यहां पे आ सकता है, क्योंकि इन सभी में से अगर आप कोई भी नंबर यहां रख दोगे तो आपका वो 4 ही डिजिट का नंबर बनेगा। तो आपके पास टोटल नंबर कितने हैं, 7 नंबर है। तो इसके लिए कितनी चॉइस है, 7 चॉइस है। इसके लिए कितनी चॉइस है, 7 चॉइस है। लेकिन अब रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब कि जो नंबर आपने यहां यूज किया उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो अब सेकंड बॉक्स के लिए भी आपके पास कितनी चॉइस है, 7 ही चॉइस है। नेक्स्ट के लिए भी 7 ही चॉइस है, और नेक्स्ट के लिए भी 7 ही चॉइस है। जब रिपीटिशन अलाउड होता है तो चॉइस कम नहीं होती आपके पास। तो आप इन सभी की क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। तो यह आएगा 49 इंटू में 49, तो यह आएगा 2401, 2401, ये हो गया। अच्छा, दूसरा केस क्या है, अगर आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो क्या करेंगे। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो आप 4 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले आपको यह देखना है कि यूजिंग डिजिट में 0 तो नहीं है, नहीं है, तो क्या करेंगे, कितने नंबर है, 7, तो इसके लिए 7 चॉइस। अब जो नंबर आप यहां यूज कर चुके हैं उसको दोबारा से यूज नहीं कर सकते, मतलब अब आपके पास नेक्स्ट बॉक्स के लिए 7 नहीं 6 ही चॉइस होगी, क्योंकि एक यहां आ चुका है। अब कितनी चॉइस बची, 5, क्योंकि 2 यूज हो चुके हैं। अब कितनी चॉइस हुई, 4, क्योंकि 3 यूज हो चुके हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा आपके पास 840। अब आपका आंसर आएगा 840। सही है, क्लियर है बात। अब मैं आपको कराता हूं 0 वाला केस। कौन सा केस, 0 वाला केस। अब ध्यान से समझना, ठीक है। सेकेंड, how many 4 digit numbers formed using 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो पहला केस
अगर आपको रिपीटेशन अलाउड है तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले कंफर्म करना है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, तो 4 बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले कंफर्म करना है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का, तो 4 बॉक्स बना लीजिए। अब आते हैं जी पहले बॉक्स में। पहले बॉक्स में कभी भी जीरो नहीं आता, क्योंकि अगर आपने यहां इसको जीरो से स्टार्ट कर दिया तो फिर बाकी 3 बॉक्स बने ना, तो वो आपके कितने डिजिट का नंबर माना जाएगा, 3 डिजिट का नंबर माना जाएगा। तो पहले बॉक्स में कभी भी नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता, तो जीरो को यूज ही नहीं कर सकते आप। तो बाकी तो किसी भी नंबर को यूज कर सकते हैं, तो इसलिए इसके पास कितनी चॉइस, 6 चॉइस। अब रिपीटिशन अलाउड है तो चॉइस कम नहीं हुई। आपने इन 6 में से कोई भी एक नंबर यहां रख दिया, मान लो आपने 5 रख दिया। अब इस 5 को आप दोबारा से रिपीट कर सकते हो। अब आगे आपका इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, इस बॉक्स में, किसी भी बॉक्स में आगे जीरो आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब कितनी चॉइस है, अभी मेरे पास ये 6 के 6 नंबर पड़े हैं क्योंकि रिपीटिशन मुझे अलाउड है। अब मेरे पास जीरो भी आ सकता है यहां पे, इसलिए इस बॉक्स के लिए मेरे पास टोटल 7 चॉइस है, क्योंकि मेरे पास टोटल 7 नंबर है। बस यहां एक कम हुआ, क्यों, क्योंकि यहां जीरो नहीं आएगा। इसके लिए भी 7 ही चॉइस रहेगी, इसके लिए भी 7 चॉइस रहेगी। ये आएगा 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। रिपीटिशन अलाउड था इसलिए। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड होता, इज नॉट अलाउड, तो इसके लिए चॉइस 6 रहती, इसके लिए चॉइस 6 रहती, क्योंकि यहां जीरो यूज नहीं कर सकते। बाकी इनमें से कोई एक नंबर मैं यूज कर लेता, जिस भी नंबर को यूज कर लेता, मैं मान लेता हूं कि मैंने यहां पे 5 यूज कर लिया, तो 5 पे काटा मार दो। जब रिपीटिशन नॉट अलाउड हो ना, तो आप काटा मारते चलो एक एक नंबर पे। अब यहां पे 6, अब यहां नंबर कितने बच गए, 1 2 3 4 5, 5 ये नंबर बच गए, और एक जीरो भी हमारे पास अभी तक है, क्योंकि जीरो तो यहां यूज कर सकते हैं ना। तो इसके लिए मेरे पास कितनी चॉइस है, 6 ही चॉइस है, क्योंकि यहां तो जीरो आ ही सकता है। अब एक पे और काटा मार दो, अब बच कितने गए, 5, एक पे और काटा मार दो, बच कितने गए, 4, ये आ गया 36 मल्टीप्लाई में 20, 720 आपका आंसर, 720 आपका आंसर। बस ये आपका आंसर हो गया। तो ये चीज ध्यान रखना, बस इसके अलावा कोई और टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। एक तो जब बिना जीरो के आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तब कैसे करना है, एक विद जीरो के आपको क्वेश्चन सोल्व करना हो तो कैसे करना है, रिपीटिशन अलाउड और रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, हाँ क्लियर है बात, चल बहुत बढ़िया। बाकी आगे के क्वेश्चन मैं आपको कल करवाऊंगा। अभी हमारी अंतिम पग की क्लास है, जिसमें आज हम डेरिवेटिव के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आप लोग आ जाइएगा। ठीक है बच्चे, ओके, बहुत बढ़िया, डन है। चल मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में कल, और अभी डेरिवेटिव की क्लास है, आप लोग आ सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ठीक है ना, चलो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।